नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और जो हमारे हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित न्यूज है, पीआईबी से न्यूज है, आईएनए से संबंधित न्यूज है, और जो भी हमारे महत्वपूर्ण जो हमारे न्यूज़पेपर हैं उनसे संबंधित जो न्यूज है, उन सबको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पे हम टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, क्या टू द पॉइंट बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण न्यूज। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनियों को जो सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट है, सैरोगेट का मतलब ये हो गया कि आप दिखा कुछ रहे हो और बेच कुछ रहे हो। पहले इस बात को समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट को बंद करो, और जो हमारी जो पब्लिक है उनको मिसलीड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मिसलीड कर रहे हो। और आप क्या कर रहे हो? जो हमारे एडवर्टाइजमेंट रूल हैं उनका उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है। तो सैरोगेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सैरोगेट का मतलब ये होता है, जैसे आपने किंगफिशर की एल्कोहल वन की वाइन बोतल है किंगफिशर, आप उसका डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उसका पानी की बोतल में वाटर के रूप में उसको इनडायरेक्टली बेच रहे हैं, ताकि लोग क्या खरीदें? किंगफिशर का बोतल खरीदें। बात समझ में आ रही है? ऐसे ये रॉयल सैग हो गई। ठीक है, मतलब कि इस पानी के फॉर्म में आप ऐड कर रहे हो, और आप म्यूजिक सीडी की फॉर्म में ऐड कर रहे हो। और इनमें क्या होता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो हमारी जनता को, हमारी जो भोली वाली जनता है उसको क्या कर रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब मिसलीड कर रहे हैं। आप दिखा कुछ रहे हो और बेचना कुछ और चाह रहे हो। आपने कई एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। ठीक है, बिसलरी का एडवर्टाइजमेंट वो तो रियल रहता है। किंगफिशर का एडवर्टाइजमेंट हो गया, आपने म्यूजिक सीडी के फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट हो गया, रॉयल्स रॉय का एडवर्टाइजमेंट हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जो जनता को क्या करते हैं, मतलब कि मिसलीड करते हैं। आप एल्कोहलिक जो ड्रिंक हैं उनका आप म्यूजिक सीडी के फॉर्म में बेच रहे हो, क्लब सोडा के फॉर्म में आप बेच रहे हो। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, आप इसको क्या करो, बंद करो। और यहां तक भी होता है, आपने देखा होगा जो कॉलगेट का ऐड होता है उस पे कोई कोई भी व्यक्ति डॉक्टर का मतलब कि वो टेलीस्कोप लगा के आ जाता है, इस टेलीस्कोप नहीं, स्टेटोस्कोप लगा के आ जाता है, और उसका क्या करता है, ऐड करता है। तो सबसे पहले जो दांत के जो हमारे टीथ हैं उसमें स्टेटोस्कोप का क्या उपयोग? और दूसरी बात, आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशन का क्या कर रहे हो, मतलब कि वायलेशन कर रहे हो। कोई भी डॉक्टर बन रहा है। तो इनसे क्या होता है, लोग मिसलीड होते हैं, और लोगों के पास क्या जाता है, गलत संदेश जाता है। ठीक। तो इससे महत्वपूर्ण हम जो भी हमारे महत्वपूर्ण जो नियम हैं और संस्थाएं हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण संस्था ये है वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो क्या करती है, जो भी हमारे उपभोक्ता हैं उनको क्या करती है, संरक्षण करती है, कि कोई भी हमारे उपभोक्ताओं को बेवकूफ ना बना पाए, और कोई भी असतत क्लेम ना लोगों से ले पाए, और कोई भी मतलब गलत वादे ना कर पाए, और कोई भी मतलब लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, और गलत बातें ना कर पाए। आपने देखा होगा जो लक्स साबुन आता है, उसके द्वारा व्यक्ति एक दिन में लगाने से ही मतलब कि सुंदर होता है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे हो, रंग भेद की नीति को अपना रहे हो, तो ये भी गलत है। तो ये झूठे क्लेम देते हैं, फेयर लवली का हो गया। तो ये झूठे क्लेम देते हैं लोगों को, ताकि लोग क्या करें, इनकी बातों में आकर प्रोडक्ट को क्या करें, खरीदें। और ऐसा करना हमारे कानून के अंतर्गत क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमने इस बात को समझा। अब महत्वपूर्ण है कि हम इसको समझ लें कि
और इस जो सैरोगेट जो हमारे लॉ है उनको कौन रेगुलेट करता है? तो रेगुलेट करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इसके कार्य समझ लें। और कौन कौन से हमारे पास क्या है कानून है? तो सबसे पहले एक्ट है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1955 1995, इसके द्वारा रेगुलेट होता है। और केबल टेलीविजन रूल 1994, इनके द्वारा जो डायरेक्ट जो लिक्योर है मतलब कि एल्कोहलिक ड्रिंक है और तंबाकू है सिगरेट है, इसका आप डायरेक्टली आप क्या नहीं कर सकते? एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बैन है ये सब चीजें। बात समझ में आ रही है? तो आगे कुछ और पढ़ लेते हैं। तो जो सेंटर कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने कुछ गाइडलाइन दी हैं कि आप जनता को मिसलीड नहीं कर सकते। आपको अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो वैलिड करो। क्या करो? वैलिड करो। आप दिखाना कुछ और चाह रहे हो, बेचना कुछ और चाह रहे हो, तो आपकी ये जो गलत भावना है मतलब कि गलत भावना है वो आप इस एडवर्टाइजमेंट में उपयोग नहीं कर सकते। आप सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट को नहीं कर सकते। आप तंबाकू को पान मसाला के रूप में बेच रहे हो, जैसे हमने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी तंबाकू को पान मसाला के रूप में बेचते हैं। और हाल ही में क्या हुआ? विवाद हुआ अक्षय कुमार को लेकर। समझ रहे बात को? आपने देखा होगा, चर्चा में होगा। आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का ऐड नहीं कर सकते जो हमारे बच्चों के लिए क्या हो? हानिकारक हो। और बच्चे उसको लेने के लिए क्या करें? जिद करें। जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जो उनके मानसिक रूप से उनके लिए गलत हो, तो आप ऐसे प्रोडक्ट का ऐड नहीं कर सकते। और जो भी आप क्लेम करते हो वो आप निश्चित रूप से क्या करो? आप उसकी क्वालिफिकेशन तय करो। मतलब कि कोलगेट का अगर कोई ऐड कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनेगा। ये झूठे क्लेम का आप डॉक्टर के साथ ना जोड़ो। तो आप क्या करोगे? उसमें कोई भी एम्बिग्युइटीज नहीं होना चाहिए। और आपको अगर ऐड करना है तो आप उपभोक्ताओं को साथ क्या करो? विश्वास को बढ़ावा दो, ताकि आपका और उपभोक्ता का है जो विश्वास ना टूटे। बात समझ में आ रही है? मतलब कि लोगों के पास क्या हो? विश्वास हो आपके प्रति। तो आपको इस तरीके से ऐड करना है। ये हमारी मेजर गाइडलाइन है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम इस बॉडी को समझ लें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ये 2020 में स्टेब्लिश हुई कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसने अपना काम करना चालू किया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट को क्या है? प्रमोट करती है। इसका काम ये है कि जो भी उपभोक्ता है उनको अधिकार दे। मतलब आप वस्तु को उपभोक्ताओं के पास चुनने का अधिकार है, उपभोक्ताओं के पास किसी वस्तु के बारे में जानने का अधिकार है। तो जितने भी अधिकार हैं वस्तु के संबंध में उपभोक्ताओं के पास, उनका क्या करती है ये अथॉरिटी? संरक्षण करती है। तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक। और जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है उनको रेगुलेट करती है। और जो भी करप्ट प्रैक्टिस होती है, आप इतना सा ध्यान रखो, जो भी करप्ट प्रैक्टिस होती है उनको क्या करती है? रेगुलेट करती है। ताकि आप जो भी है मतलब कि फेयर रूप से क्या हो सके? फेयरली क्या हो सके? कोई भी ऐड हो सके, उपभोक्ताओं का क्या हो? शोषण ना हो, उपभोक्ताओं का क्या हो? संरक्षण हो। ठीक है। अब इसने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं तो आप इनको स्पेशली ध्यान रखना। इसने स्टेब्लिश किया है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। इसने स्टेब्लिश किया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसने स्टेब्लिश किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021। इसने स्टेब्लिश किए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 और नेशनल कंज्यूमर डे। अच्छा, कमेंट करके बताना कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, कि डेट क्या है इसकी? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, तो आप सीसीपीए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको याद रखना। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है और इससे पहले क्या एक्ट था, क्योंकि प्रश्न यहां से भी बनते हैं। हम देख लेते हैं।
सबसे पहले एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसकी जगह किसने ली? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके अंतर्गत कहा क्या था कि कोई भी रेगुलेटर बॉडी नहीं थी, इसके अंतर्गत कोई भी रेगुलेटर बॉडी नहीं थी। इसने क्या स्टेब्लिश कर दी? सीसीपीए। ठीक है। अब इस एक्ट में क्या था कि आपने मान लो प्रोडक्ट खरीदा दिल्ली से, और जो भी कंपनी है उसका ऑफिस है कहाँ? मान लो बेंगलोर। तो आप कंप्लेंट दिल्ली में फाइल नहीं कर सकते, आप कहाँ करोगे? बेंगलोर ही जाके फाइल करोगे। तो बहुत गलत बात है। लेकिन इस एक्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पे कंज्यूमर का रेसिडेंट है, जहां पर कंज्यूमर क्या करता है? वर्क करता है, वहां पे वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो कंज्यूमर को क्या हुई? आसानी हुई। बात समझ आ रहे हो? और इसने इस पुराने वाले एक्ट में प्रोविजन था कि आप सिविल कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, और ना ही कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच कर सकते। इसने कहा कि आप, अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपको गलत प्रोडक्ट देता है किसी भी प्रोडक्ट या सेवा से, तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है। इससे पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट पे 20 लाख तक मुकदमा दायर हो सकता था, स्टेट और 20 से 1 करोड़ थे, अब नेशनल लेवल पर 1 करोड़ से ऊपर। इसने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट में क्या करोगे? 1 करोड़ तक, स्टेट में क्या करोगे? 1 से 10 करोड़ तक, और नेशनल लेवल पे क्या करोगे? 10 करोड़ से अधिक के मुकदमा दायर है। तो इसको ध्यान रखना। ई कॉमर्स के संबंध में पुराने में कोई संशोधन नहीं था। इसने कहा जितनी भी ई कॉमर्स साइटें हैं वो उन पे रूल साले अप्लाई होंगे। और इसमें कोई मेडिटेशन माने कि जो मीडिएशन सेल का कोई प्रावधान नहीं था। इसने कहा कि आप मीडिएशन भी करा सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना। तो हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है 2019 एक्ट के। तो इसको आप क्या रखोगे? थोड़ा ध्यान रखोगे, 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा। अगर आपका प्रश्न आता है तो आप यहां से आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो आप ध्यान रखना। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण न्यूज है नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट से संबंधित है। ठीक है, जो गांजा से संबंधित है। तो न्यूज है, इसको हम, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये एक्ट, और इससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो महत्वपूर्ण है। इसको मैरिजुआना बोलते हैं। इसने कहा कि जजमेंट था, टू अर्लियर जजमेंट थे, जिसको मधुकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं, अर्जुन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। ये 2004 में आया है, 2002 में आया। इनने कहा कि आप गांजा को, इनने कहा कि भांग को आप गांजा के कंसीडर नहीं कर सकते, और इसको एनडीपीएस एक्ट में भी, मतलब कि एनडीपीएस एक्ट में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। बात समझ आ रही? किसको? भांग को। आप ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं कि भांग को एनडीपीएस एक्ट में डिफाइन किया गया है, जबकि ये सत्य नहीं है, ये डिफाइन नहीं किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि भांग को बनाते कैसे। भांग को एडिबल प्रिपरेशन से बनाते हैं। किससे? जो भी हमारा कैनाबीज प्लांट होता है, मैरिजुआना प्लांट होता है, उसकी लीव से बनाते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इसको ठंडाई लस्सी के रूप में उपयोग करते हैं, वेरियस फूड में उपयोग करते हैं, और भारत में ज्यादातर होली और महाशिवरात्रि में इसका ज्यादातर क्या होता है? उपयोग होता है। तो इसी उपयोग को देखते हुए भांग को एनडीपीएस एक्ट में शामिल नहीं किया गया। आप समझो, अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो भी आप प्रश्न को क्या कर पाते? सॉल्व कर पाते। समझ रहे हो? आपकी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को देखते हुए। ठीक, तो पहली बात तो हो गई। अब लॉ के बारे में देख लेते हैं। ये जो एक्ट आया एनडीपीएस एक्ट, ये 1995 में ड्रग और देयर जो भी मतलब ट्रैफिकिंग होती थी उससे संबंधित क्या करता था? डील करता था। आप इनने क्या किया? अगर आप
प्रोडक्शन करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, सेल करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, अगर आप पोजेशन करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, और परचेज करोगे तब भी पनिश होगे, ट्रांसपोर्ट करोगे तब भी पनिश होगे, और यूज और बैन ड्रग का अगर आप यूज करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। अपवाद क्या है कि मेडिकल और साइंटिफिक पर्पज को छोड़कर। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और अब कैनाबीज है वो नार्कोटिक ड्रग है, और इसको हम किससे, जो भी प्लांट होता है उससे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके तीन तरीके, तो एक तो चरस होता है, एक गांजा होता है और एक भांग होती है। तो चरस को हम, जो कैनाबिस प्लांट होता है उसके ऑयल और लिक्विड से हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और जो गांजा होता है उनको हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्रूटिंग टॉप होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो इसमें, मान लो यहाँ पे कुछ निकल रहा होगा तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो नए नए जो बीज होते हैं वहां से उसको तैयार करते हैं। ठीक है। और जो भांग होता है उसको प्लांट की पत्तियों से क्या करते हैं, तैयार करते हैं, और इसका एनडीपीएस एक्ट में क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो आप इस चीज को स्पेशली क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है। चलो अब इस एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। एक्ट वही काम करता है कि प्रोहिबिट करता है किसको, अगर आप किसी ट्रैफिकिंग करोगे, प्रोड्यूस करोगे, सारी बातें करोगे तो क्या करेगा, आपको दंड देगा, जुर्माना भी हो सकता है। इसको 3 टाइम अमेंड किया गया, 1988 में, 2001 में, 2014 में। ठीक, इसमें कौन कौन है, कोका लीफ है, कैनाबीज है, ओपियम है और पॉपी स्ट्रॉ है, लेकिन भांग नहीं है। इसके अंतर्गत आप जो भी मतलब ऑफेंस करते हो वो क्या होता है, नॉन वेलेबल होता है, मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगी और आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। ठीक, और आपको जो भी मतलब राष्ट्रपति आपकी सजा को माफ करते हैं, किसी भी अपराधी की सजा को, तो अगर आप इस ये वाला अपराध करते हो तो आपको ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, मतलब आप राष्ट्रपति के पास माफीनामा लेकर नहीं जा सकते। तो इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक, और आपको 1 से लेकर 20 साल तक और फाइन आपको क्या हो सकती है, ये दंड और जुर्माना भी दोनों हो सकते हैं। इसको ध्यान रखना। अब महत्वपूर्ण है कि इसको रेगुलेट कौन करता है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसको रेगुलेट करता है। हाल ही में चर्चा में था, आपने देखा होगा। ये सबसे पहले क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम करता है, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है। और ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, जो जितनी भी ट्रैफिकिंग होती है, अब्यूज, इलीगल, जो भी मतलब कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है और 1986 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, और ये संपूर्ण भारत में क्या करता है, अपना काम करता है। तो इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मेरे जो आना है कि वो एग्जाम में आ सकता है, क्या कि एक शब्द है गोल्डन क्रीसेट और एक शब्द है गोल्डन ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका उत्पादन भी ज्यादा होता है इन दो क्षेत्रों में। भारत क्या है, इन दोनों के बीच में है, मतलब हम क्या है, मेरुजना के प्रति संवेदनशील हैं, संवेदनशील हैं। हमारे युवा क्या है, इसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। ठीक है, कि दोनों तरफ क्या होता है, इसका उत्पादन होता है। और आप कमेंट करके बताइए कि मेरोजोना को किसने लीगलाइज किया है, कौन सा देश है, कॉमन सेंस करके बता सकते हैं। अब गोल्डन क्रिसेट में कौन कौन से देश आते हैं, ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है और पाकिस्तान आता है, तो इनको आप ध्यान रखना। गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन से देश आते हैं, बर्मा आता है, थाईलैंड आता है और लाओस आता है और वियतनाम आता है। तो ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, 4 है। अब यहां से आपको आंसर मिल रहा होगा, ध्यान देखना, हिंट दे दी मैंने। ठीक है, तो हमने जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि एनसीआरबी ने कुछ डेटा रिलीज किया है, क्राइम इन इंडिया
जो साइबर क्राइम की भी बात करता है, वुमेन से संबंधित क्राइम की भी बात करता है, फाइनेंशियल क्राइम की भी बात करता है। तो हमारी मेंस की दृष्टि से ये वाले कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको कोट करते हैं तो आपका वैल्यू एडिशन होगा, आपको अधिक मार्क्स मिलने की क्या है, संभावना रहती है। इनने कहा है कि 2021 में 7.6 डिक्लाइन हुआ है। क्या, अगर क्राइम का रजिस्टर जो होते हैं, मतलब कि क्राइम जो रजिस्टर होते हैं जो किसी भी मतलब कंप्लेंट अथॉरिटी के पास, वो 7.6 क्या हुए, डिक्लाइन हुए 2020 की तुलना में। और क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन 2020 में 487.8 थी, अब कितनी हो गई है, 445.9 2021 में, तो ये भी डिक्लाइन हुई है। चार्ज शीट को फिलिंग करने की जो रेट है वो भी क्या है, बढ़ी है, मतलब कि 90 से कितनी हो गई है, 93.5%। और अगर रोड एक्सीडेंट की बात करें तो 14.3% क्या हुए, ये बड़े हैं। सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे क्या, ये भी बड़े हैं, 4.3%। साइबर क्राइम तो ये 52,000 मतलब 52,974 2021 में रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें 5% का इजाफा हुआ है और 2019 की तुलना में 15% का क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। 70% जो साइबर क्राइम है वो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, असम में देखने को मिलते हैं। और साइबर क्राइम की जो इंसिडेंट हैं वो 3 पर लाख पॉपुलेशन है। इसको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। तो हमारी प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि एनसीआरबी मतलब कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है। तो ये भी 1986 में उसको स्टेब्लिश किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत क्या करता है, कार्य करता है। और इसको नेशनल पुलिस कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के आधार पर क्या किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था। तो इसको आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। और एक नोडल एजेंसी का रूप में कार्य करता है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल फंक्शन करता है। मतलब आप अपराध करोगे तो इसका डेटा, आपका डेटा कहाँ होगा, एनसीआरबी के पास होगा। अगर आप कोई क्राइम करोगे तो आपका डेटा कहाँ होगा, एनसीआरबी के पास होगा। हाल ही में चर्चा था कि अपराधियों के लिए क्या लाएंगे, फिंगरप्रिंट लेने जा रहे हैं। कि आप फिंगरप्रिंट क्या करेंगे, उनका स्कैन करके हम अपने पास रखेंगे ताकि वो दोबारा अपराध ना कर पाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक, आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने कहा है कि 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करेंगे 2026 तक। ठीक, हम 300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करेंगे और एक्सपोर्ट 120 अमेरिकी डॉलर 2025-26 तक करेंगे। ये टारगेट इसने रखा है, इन्होंने रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ने। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, मतलब कि हर एक सुविधा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, लाइसेंस राज खत्म करना होगा, उनको अवसंरचना का निर्माण करना होगा और प्रतिस्पर्धा और लोगों की क्या करनी पड़ेगी, स्किलिंग करनी पड़ेगी, फाइनेंस देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक इकोसिस्टम हमारे देश में डेवलप होगा। और टेक्नोलॉजी का क्या करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हमारी आज की न्यूज है। अब बेसिक ये है कि करंट स्टेटस क्या है भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भारत की जीडीपी में 3.4% क्या देता है, योगदान देता है। हम क्या कर रहे हैं, 76 बिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 16 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, हम अगली साल चाहते हैं कि 21 से 25 बिलियन डॉलर क्या हो जाए हमारा, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात हो जाए, दूसरे देशों तक हम क्या पहुंचाएं, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम पहुंचा पाए। ठीक,
हम 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हैं 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स में, और हमारा जो डोमेस्टिक में घरेलू उत्पादन है 2015 से 2021 में कितना पहुंच गया है, $67 बिलियन पहुंच गया है। ठीक है, मोबाइल एक्सपोर्ट में हम जो भी लार्ज कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो कहां से आते हैं, इंडिया से। किसके, मोबाइल के। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है किसका, मोबाइल का। ये थोड़ा अंदर हो गया है, इसको देख लेना, किसका, मोबाइल का। कौन सा प्लेस है, सेकंड, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, मेंस के आप आंसर राइटिंग में इनको कोट कर सकते हो। स्कीम क्या चलाई है सरकार ने, चलाया है कि प्रोडक्शन लिंक स्कीम चलाई है। आप 3 से 4% एक्स्ट्रा क्या देंगे, किसी कंपनी को इंसेंटिव देंगे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्रोडक्शन लिंक स्कीम आईटी हार्डवेयर के लिए चलाई है। इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल किसके लिए चलाई है, कि आप उनको जमीन दो ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्क डेवलप हो सके, किसके, इलेक्ट्रॉनिक्स के। और हम क्या कर सकते हैं कि स्पेक्स स्कीम चलाई है, कि आप कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर का जिससे क्या हो, उत्पादन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्कीम 5 साल के लिए टेलीकॉम हार्डवेयर के लिए। तो ये हमारी महत्वपूर्ण न्यूज है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक ये है कि 8 कोर सेक्टर से संबंधित जो रिपोर्ट है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जारी की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमी 8 कोर सेक्टर क्या होते हैं। तो 8 कोर सेक्टर जो होते हैं, देखो, रिफाइनरी प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील हो गया, कोल हो गया, क्रूड हो गया, ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, उर्वरक। ठीक है, अब इनका जो वेटेज है इसी अनुसार है। सबसे ज्यादा किसका है, रिफाइनरी का। सबसे उससे कम कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। उससे कम कौन है, स्टील। फिर कौन है, कोल। फिर कौन है, क्रूड ऑयल। ऑयल। और सबसे कम किसका है, उर्वरक, फर्टिलाइजर का। तो आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि सीक्वेंस बताने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इनका 8 कोर सेक्टर जो हमने पढ़े, इनका जो आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें 40.27% योगदान होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिति बताने में क्या देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम आईआईपी पढ़ लें। तो आईआईपी क्या होता है, इसको जारी करता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, और ये किसके अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम के अंतर्गत एंड इम्प्लीमेंटेशन। इनके ब्रॉडली 3 सेक्टर होते हैं। कौन सा, माइनिंग होता है, मानी खनन, मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो किसका होता है, मैन्युफैक्चरिंग का 77.63%। उसके बाद होता है तुम्हारा माइनिंग का तो 14.3%, और उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी का 7.99%। तो इसको भी आप, इनका वेटेज क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। इसमें बेसिकली बेसिक गुड, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड शामिल होती है। और उनका जो आधार वर्ष है वो कितना है, 2011-12। इसको आप स्पेशली क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जी33 ग्रुप हमारा चर्चा में था। तो ये क्या है, ये देख लेते हैं। ये फ्रेंड ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट है, मतलब एग्रीकल्चर की क्षेत्र में हम क्या करेंगे, डब्ल्यूटीओ में नेगोशिएशन करेंगे कि हम क्या करेंगे, अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। कि अब डब्ल्यूटीओ ये नहीं कि आपके ऊपर लिमिट लगा दे, आप किसानों को मतलब कि एमएसपी का लाभ ना दे पाओ, तो ये हम नहीं होने देंगे। तो जो विकासशील राष्ट्र हैं वो अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन नहीं करना चाहते, मतलब लिमिटेड ओपन करेंगे। और जो हम किसानों को सहायता दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, उनको हम जारी रखेंगे। इस मुद्दे पर ये ग्रुप क्या हुआ, बना। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इसमें इंडिया और पाकिस्तान क्लोजली काम करते हैं। कहाँ,
WTO में। ठीक, और जो भी हमारी WTO की नीतियों से फूड सिक्योरिटी अगर प्रभावित होती है, किसानों का जीवन यापन अगर प्रभावित होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, कहाँ, WTO। ठीक है, तो इसमें कितने देश हैं, 33 है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वो कैसे होंगे लाला, विकासशील हो। ठीक है, तो इनको देख लेना आप। ठीक है, अब हाल ही में हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी हुआ। ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार और बेरोजगारी की दर का ऐलान करता है, उनके आंकड़े एकत्रित करता है और सरकार को देते हैं। तो इसको जारी करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये, तो इसको आप याद रखना, 2017 में जारी किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स इम्प्लीमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। ये हमारी रोजगारी और बेरोजगारी से संबंधित जो भी इंडिकेटर हैं, उनको शॉर्ट टर्म के लिए 3 मंथ का डेटा, और वन क्षेत्र के लिए, और उसको वीकली स्टेटस के रूप में देख के वो जारी करते हैं। मतलब किसी ने 7 दिन कार्य किया तो उसके आधार पर क्या करेंगे, शहरी क्षेत्र के लिए वो जारी करेंगे 3 महीने पे। ठीक है, और जो भी हमारा ये वाले इंडिकेटर है रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित, उनको यूजुअल स्टेटस पे और करंट वीकली स्टेटस पे दोनों को ईयरली जारी करते हैं, शहरी मतलब कि ग्रामीणों के लिए भी और शहरों के लिए भी। ठीक है, तो इन 2 पॉइंटों को स्पेशली आप ध्यान रखना। देखो, 3 मंथ के लिए किसके लिए, शहरों के लिए कौन सा है, करंट वीकली स्टेटस, और ग्रामीण और शहरी के लिए करंट वीकली स्टेटस और यूजुअल बोथ के लिए, मतलब दोनों के लिए जारी करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। अब आप लोगों ने ये न्यूज तो सुनी होगी, पाकिस्तान में हाल ही में फ्लड की चर्चा है, तो लोग कह रहे हैं कि टमाटर प्याज तो भारत के ही काम आएंगे, तो भारत से हम इनको क्या करना पड़ेगा, अब निर्यात करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की 110 से 150 डिस्ट्रिक्ट क्या है, प्रभावित है, ये आप देख पा रहे होंगे। इनका कारण क्या है वो हम जान लेते हैं, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मानसून का सीजन पीक पे है, और लेट जून में क्या हुई, वहां पे मानसून स्टार्ट हुआ, और ये ऐसी साइकिल का निर्माण कर लिया कि यहाँ पे मानसून क्या, मतलब कि क्लाउड क्या हो रहे हैं, बादल वहां पे फट रहे हैं। बादल फटने का मतलब है कि एक एक साथ बहुत सारा पानी क्या हो गया, बरस जाता है। इसका कारण है क्या, लाल नीना बार बार आना। हमने कल के टॉपिक में इसको स्पेशली पढ़ा कि लाल नीना का क्या प्रभाव है। तो लाल नीना क्या ला रहा है, बार बार आ रहा है, तो बहुत सारी रेन हो सकती है। और मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का इस कदर दोहन किया कि अब वो जलवायु परिवर्तन हो गया। तो जलवायु परिवर्तन हुआ तो वहां पे कहीं बाढ़ ज्यादा आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, तो ये भी एक कारण है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में 7,000 के आसपास क्या है, ग्लेशियर है। तो जलवायु परिवर्तन से वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो इनने जो नदियां हैं उनमें क्या किया, पानी को ऐड किया, और जिससे क्या हुआ, बाढ़ को एक रूप दिया। तो ये भी एक कारण है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि चिनूक चिनकू नहीं, चिनूक जो हेलीकॉप्टर है, जो USA से हमने लिया, वो चर्चा में था। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि चिनूक किससे संबंधित है, USA से। तो ध्यान रखना, ये मल्टी रोल है, वर्टिकल लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म में आप ट्रांसपोर्ट में इसका यूज कर सकते हो। बाढ़ में हम इसका कई बार उपयोग करते हैं, खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए, देख पा रहे होंगे। अब हाल ही में क्या हुआ, जयप्रोजिया जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहाँ, यूक्रेन में। इस टॉपिक को हमने कल भी डिस्कस किया, जो समग्र रूप से किया, और भी संबंधित टॉपिक डिस्कस किए, तो आप वहां पीछे जाके इस कल के लेक्चर में इसको देख सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया है कि एंटी रेडिएशन पिल, लोगों को पिल जो भी दवाई है, गोली है, वो लोगों को बांट रहे हैं ताकि वो क्या हो, खा लें। और इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड, ताकि इनका जो अगर न्यूक्लियर
लीकेज हुआ होगा तो उनको कोई मतलब क्या नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, मतलब कि उनका चांस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम क्या करती है, मान लो हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, तो इसमें क्या करती है, इसको जितने भी आयोडीन होते हैं तो इनको क्या करती है, इसको मतलब ब्लॉक कर देती है, इसको मतलब पूर्णतः भर देती है आयोडीन से। आयोडीन लेवल को 126.93 तक ले जाती है। तो इसके अलावा जो भी अगर थायराइड को क्या कर दिया, ब्लॉकिंग कर दिया कि आप एक्स्ट्रा आयोडीन नहीं ले पाओगे। और नॉन रिएक्टिव आयोडीन इन द मेडि नॉन रिएक्टिव आयोडीन क्या करेंगे, आपके थायराइड ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, और स्टोर हो जाएंगे तो आपका ये ब्लॉकेज हो गया। और ब्लॉकेज हो गया तो आपकी जो न्यूक्लियर रेडिएशन आएगा तो आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या करेगा, कम पर करेगा। और जो आपके साथ होगा, मतलब कि आपकी बॉडी से जो न्यूक्लियर रेडिएशन होगा वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब कम पड़ेगा। तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो। अब नौखाई त्योहार एक सांस्कृतिक त्योहार है, वो चर्चा में था, आप देख पा रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दी। ये मेनली वेस्टर्न उड़ीसा और साउथ छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये राइस के जो चावल है उसकी सीजन, जो हमारा सीजन है उसके संबंध में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखोगे। एक पर्सनालिटी चर्चा में थी पुलिथेवर, 1715 से लेकर 1767 तक इनने वॉरियर के रूप में तमिलनाडु में काम किया। और किसके अगेंस्ट, मोहम्मद अली के अगेंस्ट, जो नवाब थे कर्नाटक के। और हमेशा से ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट भी रहे। वही काम रहे कि लोगों ने, ब्रिटिश ने क्या किया, इनको इनको नेटिव जो भी मतलब कि नेटिव लैंड था उनसे बेदखल करने लगे। नेटिव मतलब जो भी विरासत में आप लोगों को मिला, इन पे काम करते तो बेदखल करने लगे। तो इसके खिलाफ इनने क्या लड़ी, लड़ाई लड़ी। तो आप इनको देख सकते हैं। अब पर्युषण पर्व चर्चा में था। ये श्वेतांबर भी मनाते हैं और दिगंबर भी मनाते हैं। श्वेतांबर 8 डे पे मनाते हैं और दिगंबर 10 दिन पे। इनको 10 लक्षण पर भी बोलते। 10 लक्षण का मतलब है कि आप अच्छा सोचोगे, संयम बरतोगे, अहिंसा करोगे, मतलब ये सारे काम करोगे, सब अच्छी अच्छी बातें करोगे। तो इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। तो इस पर्व को आप ध्यान रखना क्या है, कौन सा धर्म इससे संबंधित है। तो कौन सा धर्म संबंधित है, जैन धर्म संबंधित है। अब हाल ही में ईरान चर्चा में था, तो आप ईरान देख पा रहे होगे। ईरान देखो पर्शियन गल्फ से लगता है। ईरान से कौन कौन लगता है, देखो इराक लगता है, तुर्की है, और ये अपनी सीमा कैस्पियन सी से भी लगती है इसकी। और इधर अफगानिस्तान भी लगता है, पाकिस्तान भी लगता है, और तुर्कमेनिस्तान भी लगता है। ठीक है, ये हमारे सऊदी अरबिया है, ये यमन है, ये ओमान है, ये यूएई है, ये कतर है, ये ये बहरीन है, ये कुवैत है। इनको आप एक पॉज करके सारा देख लेना। 2-3 बार देखोगे तो आपको मैप याद हो जाएगा। ये हमारा रेड सी है। ठीक, ये जेरूसलम है, ये गाजा पट्टी है यहाँ पे। ये हमारा फिलिपींस है, ये लेबनान है, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है। ठीक, ये इधर तुर्की है, मेडिटेरियन सी है, ये हमारा इजिप्ट है। ठीक है, और ये हमारा सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया। इथियोपिया की सीमा रेड सी से नहीं लगती, इसको ध्यान रखना। ये जिबूती है, चाइना का ने मतलब कि क्या मिलिट्री बेस अभी चालू हुआ है। ये सोमालिया है। ठीक, तो आप इनको स्पेशली ध्यान रखना। आज के टॉपिक में हमारा इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और लेक्चर को देखते रहें और लोगों के साथ शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे, ताकि वो अपनी तैयारी में वैल्यू वैल्यू एडिशन कर पाए। और थैंक यू, धन्यवाद।